हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मोंटेग्यू चैमसफोर्ड रिफॉर्म्स और खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे हम स्वराज पार्टी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोंटेग्यू चैमसफोर्ड रिफॉर्म्स या उनके सुधार, ऐसे बोला जाता है। इसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस टाइम अंग्रेजों ने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई। मीन्स जैसे इंडिया को एक तरफ मोंटेग्यू चैमसफोर्ड रिफॉर्म्स दिया, सुधार के कानून दिए, दूसरी तरफ उन्हें रोलेट एक्ट दिया। तो मोंटेग्यू चैमसफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे, सुधार थे, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1900 एक्ट था, वो एक तरह के एक कैरेट था, मतलब गाजर था इंडिया वालों के हाथ में। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून बताया गया, वो एक तरह के स्टिक का काम किया। तो अंग्रेज ऐसे ही पॉलिसी अप्लाई करते थे, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मतलब एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई वाली, दोनों। तो इस एक्ट में क्या है, जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें जो 8 मेंबर होते थे, उसमें 3 भारतीयों को शामिल कर लिया गया। और एक बाई कैमरल अरेंजमेंट, मीन्स जैसे आजकल होता है ना लोकसभा राज्यसभा, सेम वे लोअर हाउस को बोला गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर को बोला गया इंडियन, अपर को बोला गया नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लिए, वो स्टेट के लिए, और ये उसको बोले काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसको वन बाय वन अगर स्टडी करते हैं, तो जैसे इसमें क्या रहेगा, लोअर हाउस रहेगा जैसे लोकसभा है, वैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 145 मेंबर होंगे, जिसमें 41 नॉमिनेटेड रहेंगे और 104 जो मतदान से चुने जाएंगे। और जो 52 सीट थी वो जनरल की थी, 30 मुस्लिम की और 2 सिख के लिए, और 20 स्पेशल थी इसमें। और जो दूसरा हाउस है, अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट हाउस, जैसे राज्यसभा आजकल होता है, तो उस टाइम क्या है, इसमें 60 मेंबर रहेंगे, 26 नॉमिनेटेड रहेंगे और 34 इसमें इलेक्टेड रहेंगे। और इलेक्टेड में क्या, 20 जनरल और 10 मुस्लिम और 3 यूरोपियन और 1 सिख रहेगा। वो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ना, जो राज्यसभा वाले जैसे है, वो 5 साल के लिए होगी, और उसमें सारे जो मेंबर होंगे सारे मेल कैंडिडेट ही रहेंगे। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोकसभा जैसी थी, उसमें 3 साल के लिए थी वो। लेकिन इसमें जो मेंबर्स को क्या है, अधिकार दे दिया क्वेश्चन पूछने का, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे और एडजर्नमेंट मोशन भी पास करते थे। और जो बजट होता है ना, उसके ऊपर अपना वोट दे सकते थे। लेकिन जो 75% बजट है ना, वो वोटेबल नहीं था, 25% ही बजट पे हम वोट कर सकते थे। और कुछ इंडियंस थे, उनको क्या है, इंपॉर्टेंट जो कमिटीज थी, उसमें अपना स्थान मिल गया, जैसे फाइनेंस कमेटी में भी स्थान मिल गया था। तो इसमें क्या है, जो जो इलेक्टोरल मतलब वोट डालने का अधिकार था ना, उस टाइम पॉपुलेशन इंडिया की थी 260 मिलियंस। तो उसमें से 1.5 मिलियन, मतलब 3% ही भारतीयों को उसमें वोट करने का अधिकार मिला था। और वीटो जो फिर भी क्या है, बजट की वायसराय के पास रहती थी। और राज्यों के लिए उन्होंने क्या किया, एक डयार की मतलब द्वैध शासन लागू किया, जिसमें जो सब्जेक्ट थे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आजकल होती है 3 लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ऐसे ही वहां भी लिस्ट बना दी गई थी। एक तरफ अलग लिस्ट थी, एक तरफ रिजर्व सब्जेक्ट थे। रिजर्व सब्जेक्ट जैसे क्या थे, इरिगेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, पुलिस हो गया, प्रेस हो गया या जस्टिस हो गया, वो रिजर्व लिस्ट में आते थे। वो भी क्या है, सब सरकार के हाथ में ही होते थे। और क्या है, जो प्रोविंशियल मतलब जो राज्य के जो मंत्री होते थे, उस टाइम प्रोविंसेस बोला जाता था, उसके ऊपर उनके जो फाइनेंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। और जो ब्यूरोक्रेट्स जो मतलब उस टाइम पे आईसीएस होते थे, आजकल जो आईएएस होते हैं, उनके ऊपर मिनिस्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता था। तो पैसे के ऊपर और आई जो उनके ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके ऊपर मिनिस्टर का कंट्रोल नहीं था। तो इस तरीके से सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ही ले रखा था। तो इस इस तरीके से जो मोंटेगो जॉनसन रिफॉर्म्स है, वो ज्यादातर कामयाब नहीं हुए उस टाइम पे।
और अगला जो टॉपिक है वो है खिलाफत स्वराज पार्टी। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन जब फरवरी 1922 में जब एक तरीके से स्थगित कर दिया गया था गांधी जी द्वारा, तो अगले महीने ही मार्च 1922 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। जब उनको अरेस्ट किया गया तो जो मतलब कि सब कुछ जो आंदोलन था डिसइंटीग्रेट हो गया, डी और डिसऑर्गेनाइज हो गया, और क्या है जो मोरल था जो नेशनलिस्ट लीडर का वो डाउन पड़ गया। उस टाइम कांग्रेस क्या है दो भाग में डिवाइड हो गई, एक तरफ हो गए प्रो चेंजर और एक तरफ नो चेंजर। प्रो चेंजर में क्या थे, सियालदास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। ये बोल रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करेंगे। और नो चेंजर में वो बाइकआउट की नीति को ही फॉलो कर रहे थे, गांधी जी वाली को। तो उसमें जैसे थे सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद और एम ए अंसारी। उन्होंने काउंसिल की एंट्री को अपोज किया था। तो इस तरीके से गया में एक सेशन हुआ कांग्रेस का 1922 में, जिसमें सियालदास और मोतीलाल नेहरू, सियालदास ने प्रेसिडेंटशिप से और मोतीलाल नेहरू ने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने अपना एक नया दल बनाया जिसको बोलेंगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या सिंपली बोले तो स्वराज पार्टी। और वो बनाया दिसंबर में हमेशा ही अधिवेशन होता था कांग्रेस का, तो अगले महीने 1 जनवरी को 1923 को इलाहाबाद में इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं स्वराज पार्टी, और उसमें सियालदास प्रेसिडेंट हुए, मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी बने। लेकिन 1 दिसंबर 1924 में क्या है, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में हुआ था, और गांधी जी उसके अध्यक्ष बने थे। और ये गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, जो बेलगांव वाले सेशन में 1924 में। तो उसमें क्या है, स्वराज जो स्वराज पार्टी थी वो कांग्रेस में फिर से मतलब एक तरीके से उनके साथ ही मिल गई थी, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ काम करने लग गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब इलेक्शन हुए, जो 1923 में जो इलेक्शन हुए थे, इससे पहले जो हुए थे दिसंबर 1924 की जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उससे पहले जो इलेक्शन हुए 1923 में, स्वराज पार्टी को उसमें शामिल होने का मौका मिला और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया उसमें। और जो विठल पटेल जो जी थे, उनको क्या है, विठल भाई पटेल, उनको स्पीकर बना दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। समझो लोकसभा का स्पीकर जैसे बनाते हैं, ऐसे स्पीकर बना दिया 1925 में। लेकिन क्या स्वराज पार्टी वैसे ज्यादा कामयाब नहीं रही, क्योंकि कई मुद्दों पे उसको निराशा ही हाथ लगी। और 1924 में क्या है, उन्होंने एक कमेटी, उनकी मांग थी उस टाइम एक कमेटी गठन किया था, इसको मुंडी मैन कमेटी बोलते हैं। और उसका मुंडी मैन कमेटी का जो काम था उसका था जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, जो सुधार आए थे, उनकी जांच करना। और 1924 का अधिवेशन जब हुआ, तो वो जब उसमें कांग्रेस और स्वराज पार्टी दोनों शामिल हो गए, क्योंकि वो अपना जो उनकी जो आइडियाज है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, और बंगाल में जो किसान थे उनके साथ भी उनके मतभेद टाइप हो गए थे, इसलिए ये जो पार्टी थी ये ज्यादा कामयाब नहीं हुई और फिर से उसमें कांग्रेस में शामिल हो गई। तो थैंक यू। अगले उसमें पढ़ेंगे हम साइमन कमीशन के बारे में और नेहरू कमेटी रिपोर्ट साइमन कमीशन पे आई थी उसके बारे में, जो 1928 में आई थी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।